सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइमन कमीशन, जो अनाउंस होता है 1927 में। अच्छा, ये कौन अनाउंस करता है, ये क्यों बनता है, इंडियंस का रिएक्शन इस पर कैसा होता है, हम ये चीजें इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिकनहेड इस कमीशन को अनाउंस करते हैं और वो कहते हैं कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ उनको रिकमेंडेशंस देनी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब अलाइन था? 1929 में, क्योंकि आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1909 में आया था। 1909 में आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। उसके 10 साल बाद, आफ्टर 10 years, they announced a new constitution, that is in 1919 by name of Montfort Reforms, also known as Montague-Chelmsford Reform, Montfort Reforms। तो 1909 के बाद 1919 में आपका नेक्स्ट रिफॉर्म आता है। तो 1919 के बाद आपका तीसरा रिफॉर्म जो अलाइन था वो था 1929 में। 1929 में आपका नेक्स्ट रिफॉर्म आने वाला है। इसी वजह से 1927 में आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिकनहेड कहते हैं कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। उस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, उस कमेटी में आपके 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 आपके ब्रिटिश थे। उन्होंने कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को जमा करा, कुछ ब्रिटिश लोगों को जमा करा और उन्होंने 7 मेंबर्स की टीम भेजी इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ने इस कमीशन को लीड करा, जिसकी वजह से इस कमीशन का नाम भी पड़ गया साइमन कमीशन। ठीक है, तो 1927 में ये होता है, वो एक कमेटी बनाते हैं 7 मेंबर्स की, 7 ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस की, और उन्होंने सर जॉन साइमन को इस कमेटी का हेड बना दिया कि आप इस कमेटी को लीड करें और हमें रिकमेंडेशंस दें नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज अलाइन ऑन 1929, जो 1929 में इनको अनाउंस करना था। हर 10 साल में लोग अनाउंस करते हैं। ठीक है, पर जब ये आए तो इंडियंस ने इनको बहुत बड़ा एक रिएक्शन दिया। किसी भी इंडियन ने इसको वेलकम नहीं करा और इंडियंस ने ऐसे स्लोगन्स बना लिए, साइमन गो बैक, इंडियन अनइनवाइटेड गेस्ट, साइमन गो बैक, हिंदुस्तान के बिन बुलाए मेहमान वापस चले जाओ। तो ऐसे स्लोगन्स इंडियंस ने बनाना शुरू कर दिए कि साइमन जाओ, ये तुम क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हो। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना रहे? इंडिया का बना रहे, बिना किसी इंडियन के। ये तो बहुत फजूल सी बात है। जब लॉर्ड बिकनहेड से हमने पूछा कि यार ये आपने डिसीजन क्यों लिया, ये ऐसे ही आपने कमेटी का क्यों फॉर्म करा जिसमें कोई इंडियन ही नहीं है, तो उनका रिएक्शन था कि हम समझते हैं कि इंडियंस आर नॉट केपेबल इनफ टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियंस तो और गुस्सा हो गए कि आपने तो हमें इतना बेकार समझा हुआ है कि हम अपने ही डिसीजंस जो हम चाहते हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर सकते। इस पर बड़ी लंबी बहस चली। तो अब साइमन कमीशन बेसिकली आपका बना क्यों है, इसका एग्जाम में 7 मार्कर आ सकता है। एग्जामिनर से 7 मार्कर का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई वाज साइमन कमीशन मेड। ठीक है, 7 मार्कर में हमने क्या सीखा है कि 7 मार्कर में हम 3 रीजंस लिखेंगे, रीजन 1, रीजन 2 एंड द थर्ड रीजन, 3 पैराग्राफ में। इसमें इस 7 मार्कर में आपको कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं होती। ये बात अपने जहन में बिठा लो कि 7 मार्कर में आपको सिर्फ 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। हर पैराग्राफ में आपको एक रीजन डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस इज द रीजन of failure of formation of anything that a question demands। सबसे पहला जो साइमन कमीशन बनाने का जो पर्पस था वो तो मैंने आपको लेक्चर में समझाया कि हर 10 साल में इनका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो 1929 में कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, तो इसकी तैयारियां इन्होंने 1927 से शुरू करी थी। हम इसका आंसर पढ़ते हैं। द ब्रिटिश हेल्थ कमीशन एवरी 10 years in order to delay the self-rule or self-control for Indians. The Government of India Act was made in 1919 by the British when Indians demanded for self-control was growing। कि जब इंडियंस की सेल्फ कंट्रोल वाली बार बार ग्रो हो रही थी, बहुत इंडियंस अब, क्योंकि गांधी जो है वो तो स्वराज मूवमेंट
कांग्रेस, हिंदू स्वराज मूवमेंट, वो तो बंगाल पार्टीशन के टाइम से शुरू हुए हैं। तो इसी को हमें जरा सप्रेस करना था। हमें का मतलब मैं आपको ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ब्रिटिश को थोड़ा इसको सप्रेस करना था, इसको रोकना था कि इंडियंस बड़ा सेल्फ रूल करने हैं, तो हम इनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, इनको इस चीज में फंसा देते हैं, फिर बाद में हम इनको और लंबी करते रहेंगे, फिर इनको हम सेल्फ रूल देंगे नहीं। ये ब्रिटिश की सोच है। When Indians demanded for self-control was growing, this remained for 10 years and this period was now over. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी। सेकेंड पॉइंट, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है। तो ब्रिटिश में दो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। एक आपकी होती थी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी होती थी लेबर पॉलिटिकल पार्टी। तो दो पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव और लेबर। अब ये दोनों के कुछ फर्क हैं, इन दोनों में कुछ फर्क है। वो क्या फर्क है कि कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडियंस के साथ बातचीत नहीं करना चाहती, वो इंडियंस को बहुत ही थर्ड क्लास लोग समझते हैं। पर जो लेबर है एज कम्पेयर टू लेबर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडियंस के साथ मिलकर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है कि हम सब आओ मिलकर बात करते हैं, चलो इंडियंस तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए, उसमें बातचीत करते हैं। कंजर्वेटिव करती नहीं भाई नहीं, ये इंडियंस तो बिल्कुल फजूल हैं, इनको तो कुछ आता नहीं है, इनको पता नहीं है। लॉर्ड बेकनहेड ने यही तो बात कही कि इंडियंस आर नॉट केपेबल इनफ टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इनको बना के देते हैं। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज है, इससे कोई सवाल वगैरह नहीं आएगा। पर जैसे कि हम हमारा हिस्ट्री पढ़ाने का क्या स्टाइल है, हम टॉपिक तो पढ़ेंगे पर हम उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, ये अब क्यों आया, ये अब आया तो इसका रिएक्शन क्या था, ये सब चीजों का हम पढ़ते हैं। हमें हिस्ट्री समझनी है, एक चीज से दूसरी चीज लिंक करती है, हमें उस लिंक को पकड़ना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीज क्यों हुई, ये अब क्यों हो रही है, ब्रिटिश क्या सोच रहा है, हिंदूज ने क्या बोला, मुसलमानों ने क्या बोला। ये सब चीजों से हमें हिस्ट्री और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी और लेबर पॉलिटिकल पार्टी ये दो पार्टीज हैं ब्रिटिश में। तो अभी जो लॉर्ड बेकन है जिससे बिलोंग करते हैं वो कंजर्वेटिव है, जो उस वक्त 1927 में जो रूल करती थी वो थी कंजर्वेटिव। और इसके कुछ टाइम बाद ही ब्रिटिश में एक नया इलेक्शन होने वाला था। ब्रिटिश में नया इलेक्शन होने वाला है, तो उनको ये डर था कि अगर हम हार गए, कंजर्वेटिव हार गई और लेबर पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, तो लेबर तो ना नया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बेड़ा गर्क कर देगी। लेबर तो इंडियंस को बिठाएगी, बातचीत करेगी, इंडियंस की डिमांड सुनेगी, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं। ये तो जब हम अगला इलेक्शन पे जीतेंगे तो हम पर प्रेशर होगा। तो इसीलिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के चले जाना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन के सामने रख दे और वही फॉलो करना पड़े लेबर पॉलिटिकल पार्टी को भी, अगर वो इलेक्शन जीतती। तो कंजर्वेटिव पार्टी ये नहीं चाहती थी, conservative government did not want the Labour Party to gain control. The Conservative Party was committed to capitalism कि इंडिया से जितना निचोड़ सकते हो ना, जितना जूस निकाल सकते हो निकाल लो। It was reluctant to give up India. और लेबर होती है तो लेबर शायद सेल्फ कंट्रोल की बात भी मान सकती थी। If the Labour Party took office, it would give too much power to Indians, which could slip India out of the British hand. ये सेकंड रीजन था, कंजर्वेटिव पार्टी को अपने जाने से पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के देना था कि लेबर पार्टी कुछ गेम खराब ना कर दे। तीसरा, सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी, there was no settled constitution and both the nations fought each other for political purpose, so a constitution needed to be made. कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था क्योंकि अब उसकी डिमांड थी। अब हिंदूज और मुस्लिम कुछ और डिमांड्स कर रहे थे। हिंदूज की डिमांड जो 1919 में थी उससे मुख्तलिफ अब थी, मुस्लिम्स की डिमांड जो पहले थी अब उससे मुख्तलिफ हो चुकी हैं। तो इन दोनों की हमें डिमांड्स को रिवाइज करना पड़ेगा, इन दोनों की बातें माननी पड़ेगी। ये बेसिकली रीजन था साइमन कमीशन के बनने का। तो हमने 3 रीजंस पढ़े। सबसे पहला कि 10 ईयर्स बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल की बात हमें दबानी है। दूसरा, कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। तीसरा, सिचुएशन की डिमांड थी क्योंकि अब हिंदूज और मुस्लिम्स की डिमांड बदल चुकी हैं, तो हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए। सही है। रिएक्शन कैसा था हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों का? दोनों ने इसको एक फेलियर कंसिडर करा।
दोनों ने इसको रिजेक्ट करा। मुसलमानों में एक लीग थी शाफी लीग, तो सर शाफी जो थे वो बेसिकली लीड करते थे। तो शाफी लीग जो थी, जिसको पंजाब लीग भी कहते हैं, जिसमें मुसलमान थे, वो मुस्लिम लीग से थोड़ी सी अलग चाह रही थी और थोड़े से अलग हो चुके हैं। तो सर शाफी ने तो सर शाफी तो बेसिकली ब्रिटिश के ही मेंबर थे, वो ब्रिटिश में बिक चुके थे। तो सर शाफी ने तो बोला हाँ सही है, मुझे तो मंजूर है, मैं तो इसको ओके कहता हूँ। पर जिन्ना ने कहा नहीं, ये बिल्कुल फजूल है। कांग्रेस ने कहा नहीं, फजूल है। सारे इंडियंस ने इसको रिजेक्ट करा और इंडियंस ने ऐसे नारे लगाए, ऐसे इन्होंने स्लोगन्स रखे कि साइमन गो बैक। और तो साइमन की ये जो बात थी वो नहीं मानी गई, क्योंकि सब ने ही इसको रिजेक्ट करा। फिर आगे जाके इन्होंने नेहरू रिपोर्ट, जिना के 14 पॉइंट्स, राउंड टेबल, बाद में ये सब हुए। इसकी बेसिस पर आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। इसने बेसिकली सिंध को बॉम्बे से अलग भी नहीं करा था। इसने जो बेसिकली जो मुस्लिम्स की डिमांड थी वो भी नहीं मानी थी। कांग्रेस की सेल्फ रूल की डिमांड थी वो भी नहीं मानी थी। कांग्रेस को एग्जीक्यूटिव पावर चाहिए थी वो भी नहीं दी, एडवाइजरी पावर वाली बातें थी। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी रिजेक्ट करा, मुसलमानों ने भी इसको रिजेक्ट करा। ये हमारा टॉपिक था साइमन कमीशन।